दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका देहरादून में। यहाँ पे जो एक्स आर्मी मैन हैं आसाम राइफल्स से जी, उनका यहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे डीजी लखेड़ा साहब भी मौजूद हैं, उनके द्वारा ही इसका ये ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके अलावा राज्यपाल भी यहाँ पे मौजूद थे एक अतिथि के तौर पे। तो सवाल ये उठता है कि बहुत समय से आर्मी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे पैरामिलिट्री है, आसाम राइफल्स हैं, और जो भारत की थल सेना होती है या तीनों विंग्स जो सेना के होते हैं, तो कई बार ये समस्याएं कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। हालांकि सरकारी स्तर पे आज़ादी के साल दर साल तमाम पहलें की गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बताते हैं हर चीज़ के अपने नफ़े नुकसान हैं, कोई कोर कसर रह जाती है। तो आज सम्मेलन का आयोजन एक सामूहिक मिलन भी था, क्योंकि जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको एक मंच मिला, वो एकजुट एक मत हो के एक मंच पे कम से कम किसी न किसी रूप में मिले हैं। ये अच्छी बात है। तो हम उनसे पूछेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आसाम राइफल्स को जो सुविधाएं मिलती हैं या जो विभिन्न स्तरों पे उनके लिए पेंशन से लेकर तमाम वेतन भत्ते जो भी होते हैं, उनमें कुछ विसंगतियां हैं और आगे भी ये कोशिशें की जा रही है लगातार शासन प्रशासन से कि वो आपने सुना होगा 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात भी चली थी। तो इस समय हमारे सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा और एकता अखंडता को कायम रखने में इन सभी जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके अनुसार इनको जो सुविधाएं हैं वो मिलें। तो हमारे साथ थपलियाल जी, नेगी जी भी मौजूद हैं, अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। और यहाँ पे एक नेगी साहब और भी हैं, खीम सिंह जी, वो काफ़ी पहले सेवाएं दे चुके हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा आपका और क्या ऐसा है जो बहुत बेहतरीन हुआ और क्या कुछ कमी बेसी कुछ रह गई है, वो क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 30 साल सर्विस करके आसाम राइफल से रिटायर हुआ हूँ। जो आज यहाँ पर नए डीजी साहब लखेड़ा साहब ने अपना वक्तव्य दिखाया है हमारे लिए, वो तो एक खुशी की बात है। और बहुत खुशी है हमें कि वो हर पूर्व सैनिक से बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जो पिछले हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, उन्होंने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जो हमारे जनरल साहब थे पहले के, एक सुशील कुमार साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वो रिटायर हो गए आसाम राइफल से। तो उसके बाद में जो हमारे दूसरे जनरल साहब लोग आए, इन्होंने आसाम राइफल के जवानों के प्रति एक अक्षर भी लिखने के लिए नहीं सोचा कि इनके हित में हम कुछ फैसिलिटियाँ जो दे रखी हैं उनको तट पर रखें, उनको तोड़े नहीं। यही बीच में इससे पहले जो जनरल साहब आए थे, उन्होंने हमारा सेना मेडल तक बंद कर दिया, उससे हमें भी बहुत दुखी हुई। और अब चाहते हैं, अभी के जनरल साहब कह रहे हैं कि हम इस सेना मेडल को बहाल करेंगे और बहाल करने की कृपा भी चाहिए। मैं भी कई बार अपने दरबार लेकर के अपने जवानों से यही पॉइंट लेकर के बार बार डीजीआर को फॉरवर्ड करता आया हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई इतना खुश या उस तरह का जवाब नहीं मिलता है कि जिससे हम खुश हो सके। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ, अभी जो लखेड़ा साहब हैं उनको जब मैंने कहा था, जो पूरे पूर्व कमांडेंट हमारे 11 आसाम राइफल के मेजर जनरल VS कार्निक साहब, उन्होंने कहा था असम राइफल का माई बाप कोई नहीं है। तो अभी वही शब्द मैंने लखेड़ा साहब को शब्द दिया है कि माई बाप हम समझते हैं कि हमारा आसाम राइफल का माई बाप अभी आ गया है यहाँ पर, वो जरूर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं करता। तो खीम सिंह जी थे, आपने सुना, उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ उन्होंने देश के लिए किया है। तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि उपेक्षित न रहें और उनको भी वही सुविधाएं मिले जो भारतीय थल सेना को मिलती हैं या गढ़वाल राइफल्स को इस प्रकार की चीज़ें, सेवाएं, सुविधाएं तमाम स्तरों पे मिलती हैं।
वो ये चाहते हैं तो बातें मुलाकातें जारी हैं और बातें मुलाकातों का सिलसिला हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, अन्य लोगों से भी बात करेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि छूट जाती हैं और वो शायद कभी पहुंच भी नहीं पाती हैं, लेकिन सबने डीजी जो लखेड़ा साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है कि कम से कम जो दूर दराज में हैं या अर्बन या रूरल एरियाज में जो भी तमाम रिटायर्ड जो आसाम राइफल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको एक मंच मिल जाता है। कम से कम उनको क्या अपेक्षाएं रहती हैं, क्या आशाएं रहती हैं और अपेक्षाएं, आशाएं और उम्मीदों के बीच क्या कुछ बाकी रह जाता है, तो इन बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे नेगी साहब भी हैं और सुखदयाल जी भी हैं। नेगी जी बताइए क्या। देखो लखेड़े जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है अपने चैनल से आम जनता की बात, आम जनता के दिल की बात जो है जन जन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे आसाम राइफल के डायरेक्टर ऑफ जनरल आसाम राइफल हमारे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में यहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे और उनके सानिध्य में हमारे परम सम्मानित आदरणीय हमारे राज्यपाल जी महोदय जी भी आई थी मुख्य अतिथि के तौर पे। तो उनका सबको, हमारे सारे आसाम राइफल के जवानों को, वीरांगनाओं को और शहीदों को सबको जो है आशीर्वाद भी मिला और कई प्रकार के अवार्ड्स भी जो है हमारे जवानों को और वीरांगनाओं को भी दिया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है और कुछ उत्तराखंड की जो है खास अपनी जो सांस्कृतिक झलकियाँ उनका भी जो है प्रदर्शन किया गया। लेकिन जो मुद्दे वाली बात है, इस बैठक में निष्कर्ष निकला कि जो आसाम राइफल का जो कमांड है वो आर्मी का कमांड कंट्रोल चलता है और फैसिलिटी जो है इसमें पुलिस की मिलती है। तो ये दोहरी कमांड का जो है ख़त्म करने का जो जरिया है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही और इसका कोर्ट में भी केस चल रहा है। कई प्रकार के जो है कोर्ट में इसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोर्ट का एक जरिया अलग होता है, वहाँ से जो कोर्ट का जो आदेश होगा वो तो खैर मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो है हमारे वर्तमान में आसाम राइफल जमने के बाद जो आज तक जितने भी हमारे डीजी आए वो आए, लेकिन लास्ट में जब जाते समय उस टाइम दरबार परेड लेते थे, जवानों की समस्या सुनते थे। लेकिन पहली बार ऐसे जो हमारे डीजीआर हमारे लखेड़ा जी वो यहाँ पर आए और 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने के बीच में ही उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पर उत्तराखंड में और देहरादून में, वो भी राजधानी के अंदर, पूरा उत्तराखंड के जितने भी जवान उनको अपने यहाँ दरबार परेड में बुलाया और हमारी समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरह से सुना। और इतने सजन और सहनशील आदमी है, इतने दिव्य आदमी है कि वो प्रत्येक एक जवान से मिल करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई अगर इस प्रकार से जवानों की समस्या अगर कोई सुना होगा तो वर्तमान इतिहास में पहली बार हमारे लखेड़े जी होंगे। और हम सभी जवान आसाम राइफल के आशा करते हैं कि जो भी हमारी दोहरी मापदंड कमांड कंट्रोल का है, उस कमांड कंट्रोल से लखेड़े जी आवश्यक हमें कुछ न कुछ निजात दिलाएंगे और एक नई पहल आवश्यक करेंगे, क्योंकि उनके मुखार बिंदु से जो उन्होंने हमको आशीर्वाद के द्वारा कई ऐसे बिंदु बताए कि जिसमें उम्मीद करते हैं कि वो अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, अपने जो उनकी जो सरलता है और जो उनके अंदर जो है भगवान ने दिव्यता दी है, उस दिव्यता से वो आवश्यक आसाम राइफल का भला करेंगे। यही तमन्नाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देता हूँ और यहाँ पर डीजी हमारे जो है लखेड़े जी उनको भी धन्यवाद करता हूँ और समस्त जितने भी जो है हमारे मुख्य अतिथि और समस्त हमारे जितने भी जो है परिवार के आसाम राइफल के लोग हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद। अब हाँ, तो अभी आपने सुना जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की जो संकल्पना है वो लगातार आगे बढ़ानी है। तो जैसे अभी यहाँ पे आपने कहा कि कमांड तो आर्मी जैसी होती है, लेकिन सुविधाएं पुलिस सर्विसेज जैसी ही मिलती हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव रह जाता है। जहाँ दुश्वारियाँ हैं, अपेक्षाएं हैं, वहाँ अपेक्षाएं आशाएं भी रहती हैं। तो हमारे साथ अभी अबल्याल जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो विसंगतियाँ पैदा होती हैं क्यों होती हैं और इनको जो सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अनूप कुमार थप्पियाल, असम राइफल्स। मैं 24 साल कंप्लीट करके रिटायर्ड आया और मैं इंसर्जेंसी एरिया में ही 24 साल काटे हैं। और इंसर्जेंसी एरिया में हम जब भी काम किया हमने आर्मी के साथ किया, आर्मी के साथ चले। मैं पैरा के साथ चला हूँ, घातक में रहा हूँ, सब काम हमने करे हैं। और जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, मतलब भेदभाव लास्ट में आ ही जाता है। वो भेदभाव मिटाने के लिए आज हमें लगा, हमारे डीजी साहब हमारे साथ आए हैं, लखेड़ा साहब, और हमारे गवर्नर साहब आए, बहुत बढ़िया लगा, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया ये रैली के लिए और बहुत अच्छा काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वो आगे हमारे लिए करें, असम राइफल्स के लिए, जो हमें डूल कमांड में रखा हुआ है वो डूल कमांड से मुक्त करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें, कि हमारा सहयोग करें। हम क्षेत्र के इतने सबसे ज़्यादा कर्मचारी बोलने से हम उत्तराखंड के हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए हमारा उत्तराखंड प्लस हमारे देश में जो भी हमारे असम राइफल्स के सिपाही हैं सब आगे बढ़ें। और हमें जो भी है डीजी साहब का सहयोग, गवर्नर साहब का सहयोग मिला, ऐसा मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं, वैसे केस हमारा चल रहा है हाई कोर्ट पे दिल्ली, और 9 जुलाई को हमें डेट मिली है। अभी जो 6 फरवरी की थी वो कैंसिल हुई और 9 फरवरी की डेट मिली है। तो मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है, डूल कमांड से मुक्त करना सबसे मेन। जो चीजें हमें नहीं मिल पाती, फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाती, हमारा दोहरा वो आता है, नियंत्रण वाली बात आ जाती है। तो MHA MOD वाली बात आती है। उस चीज को जो क्लियर करना है वो है हमें चाहिए MOD। अगर हम काम करते हैं MOD के साथ, आर्मी के साथ, तो हमें वो फैसिलिटी पूरी मिलनी चाहिए। दूर दराज में हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में लोग हैं जिनको आज तक पता नहीं कि हो क्या रहा है, कैसे ECHS लेना है, कैसे CGHS लेना है, कई लोगों को पता नहीं है। तो MHA और MOD में क्या फर्क है? हाँ, MHA मिनिस्ट्री ऑफ, ये MOD आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOC आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो दो डूल कमांड में हम फंसे हुए हैं, जिस चीज को हम चाहते हैं कि एक अलग हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप अभी MH में ही आपको वो है, MOD में नहीं किया गया है, जबकि जो भारतीय थल सेना है उसको MOD में है। बिल्कुल 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 वही चाहते हैं हम कि MOD में काम, जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे, JNK में हमारी बटालियन गई हुई है, सारा काम हम कर रहे हैं MOD में, MOD के साथ मिलके कर रहे हैं, तो हमको MOD वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये आपने कहा हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है जी, कब से चल रहा है और क्या रुझान है अभी तक हाई कोर्ट ये में? लगभग हमारा जो है 4 साल मुझे पेंशन आए हुए हो गए, मेरे ख्याल से 6-7 साल से ऊपर ही हो गया है जो ये केस चल रहा है हमारा। इस केस का सॉर्ट आउट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि डेट पे डेट मिल रही है हमको। कई बार बोला कि आज फाइनल है, आज फाइनल है, हम तो देखते देखते हम भी परेशान हो गए, रिटायर हो गए हम भी, नई जनरेशन भी बढ़ती हो गई है। तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि इसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। अभी हमें फरवरी 6 तारीख की डेट थी, अभी इसको 9 जुलाई लेके गए हैं। तो क्या उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाने का भी कोई ऐसा विचार है? अभी देखो 2025 लगा है, डीजी साहब ने भी, गवर्नर साहब ने भी बोला है कि हमारे लिए अच्छे दिन होंगे, तो हम चाहते हैं कि ऐसा दिन हमारे लिए आए, हमें भी अच्छा लगे। तो इस विषय पे अब ज़्यादा तो मैं भी क्या बोलूँगा, डीजी साहब हमारे लखेड़ा साहब यही हैं, हमारे साथ, हमारे बीच में हैं। आज रैली अच्छी हुई, बड़ा फर्स्ट क्लास हुआ, प्रोग्राम अच्छा हुआ, गवर्नर साहब भी है, उत्तराखंड गवर्नर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। तो इस विषय पे अब आगे की कोर्ट भी देखेगा और हमारे गवर्नर साहब और ये भी देखेंगे, लखेड़ा साहब भी देखेंगे। आज लखेड़ा साहब के साथ ये अपना CM साहब के साथ बैठक भी है, देखते हैं उस विषय पे भी बातचीत होगी, तो उस विषय पे देखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े थे अनूप जी थपलियाल, वो भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो MH और MOD का मामला है, क्योंकि समान कार्य दायित्व के लिए समान जो वेतन भत्ते हैं या सुविधाएं हैं वो समान ही मिलनी चाहिए, लेकिन कार्य दायित्व समान होते हुए भी जो